सभी पत्रकार बहनों और भाइयों को मेरा अस्सलाम व आदाब। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, उनके नुमाइंदे यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, वो भी हमारे डेलीगेशन में शामिल थे। ऑल इंडिया मिली काउंसिल और त्रिपुरा से हमारे SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष शफीकुर रहमान इस डेलीगेशन में शामिल थे और जमात इस्लामी हिंद आसाम और त्रिपुरा के इंचार्ज नूरुल इस्लाम मज़हर भुइया वो भी इस डेलीगेशन का पार्ट थे। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट अमारत शरिया के ज़िम्मेदार मौलाना फरीदुद्दीन कासमी साहब वो भी इस डेलीगेशन का पार्ट थे। तो ये एक बहुत बड़ा डेलीगेशन और दिल्ली से हम लोग 6 लोग गए थे और वहाँ से और 3-4 लोग शरीक हुए और हमने 3 दिन पूरा वहाँ के जो अफेक्टेड एरियाज़ थे उनका दौरा किया और उन तमाम जगहों को देखा जहाँ मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया, बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में। और वहाँ जो मुस्लिम परिवार थे विक्टिम्स, उनसे हमने बात की और उन गाँवों के जो गैर मुस्लिम ज़िम्मेदार थे, समझदार लोग थे, वहाँ के पंच सरपंच, वो भी, उनसे भी हमारी मुलाकातें रही। और आखिर में हमने अगरतला में 2 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ की घटनाओं के बारे में प्रेस के माध्यम से हमने डिटेल्स को बताया। इस दौरान हमने इस बात की कोशिश की कि वहाँ के CM से हमारी मुलाकात हो ताकि ये सब बातें उनसे भी कही जा सकें और उन्होंने क्या किया है, क्या एक्शन लिया है, उनका क्या व्यू है, वो भी हम जान सकें। यहाँ जाने से पहले ही से हमने उनको एक लेटर के ज़रिए से इत्तला दी थी और कहा था कि हम आपसे मिलेंगे वहाँ आकर, लेकिन हमारी कोशिश के बावजूद बार बार CM की तरफ से ये तो कहा गया कि हम मैनेज कर रहे हैं CM से मुलाकात का, लेकिन आखिरी वक्त तक CM से मुलाकात कंफर्म नहीं हो सकी, जिसका हमें अफसोस है और शायद उनको भी अफसोस करना चाहिए इस बात का कि दिल्ली राजधानी से डेलीगेशन आया और पूरे त्रिपुरा में घूमा और CM जो है उनसे मिलने का वक्त भी नहीं निकाल सके। हालांकि हमने यहाँ आने के बाद पूरी सूरत हाल और पूरी स्थिति को एक लेटर के ज़रिए से कल ही उनको पोस्ट किया है हमने और वो लेटर उनको मिल गया होगा। जो बातें हम उनसे मिलकर कहना चाहते थे वो सब बातें हमने CM त्रिपुरा को लेटर के ज़रिए से हमने लिखी हैं। इसी तरह से हम चाहते थे कि वहाँ के पुलिस के आला अधिकारी DGP से हमारी मुलाकात हो, तो हमने कोशिश की, उनके ऑफिस से बराबर हमारी बात होती रही, लेकिन DGP भी आखिर तक समय नहीं निकाल सके हमसे मुलाकात का। अलबत्ता उनके एक IG का फ़ोन हमारे पास आखिरी वक्त में आया जब वहाँ से हम निकलने वाले थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि DGP बिज़ी हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, आप हमसे आकर मिल लीजिए। तो हमने उनका सिर्फ शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब जो है काफ़ी देर हो चुकी है और हमें निकलना है। तो बहरहाल ये इसलिए भी बताना ज़रूरी था कि हमारा ये डेलीगेशन त्रिपुरा में हालात का जायज़ा लेने, वहाँ इनके कारणों को जानने, क्यों ये सब हुआ, सरकार का रवैया क्या था, पुलिस का रवैया क्या रहा, कहाँ सरकार और पुलिस नाकाम रही, ये सब जानने की, और कितना लोगों का नुकसान हुआ, क्यों किया गया। अभी हमारे मशावरत के सदर नवेद हामिद साहब ने आपको बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं। एक ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि इस पूरे मामले में ख़ास तौर से मस्जिदों को निशाना बनाया गया। आम तौर पे जब इस तरह के हमले होते हैं तो लोगों पर हमले होते हैं, घरों पर हमले होते हैं,
लेकिन 10-12 दिन तक लगातार रिमोट एरियाज़ में जहाँ मस्जिदें हैं और मुसलमान उसके आसपास नहीं रहते, ऐसी मस्जिदों को एक के बाद एक 10 दिन तक लगातार ये घटनाएं होती रहीं और जैसा कि बताया गया 16 मस्जिदों पर अटैक किए गए, जिनमें से 4 मस्जिदों पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उनको आग लगा दी गई और वो पूरी तरह से एक तरह से डिमोलिश हो गई, दोबारा वो शायद बनानी पड़ेंगी। उनमें से एक मस्जिद वो है जो CRPF के कैंप में थी। CRPF ने ख़ुद वो मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद भी, मंदिर भी, गुरुद्वारा भी, तीनों एक कैंपस में मौजूद हैं। और जो शरपसंद और जो इस तरह के लोग हैं नफ़रत फैलाने वाले, इन लोगों ने CRPF की उस मस्जिद को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। वहाँ अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, इस्टेब्लिश्ड बाय CRPF, 92 बटालियन CRPF। हाँ, तो ये अफसोस की बात है कि CRPF की तरफ से मस्जिद बनाई गई और बाद में जब CRPF का कैंप वहाँ नहीं था तो लोकल्स के उसको हवाले किया गया और वहाँ जुमे की नमाज पाबंदी के साथ होती थी। तो एक बात तो ये नोट करने की है कि मस्जिदों को टारगेट किया गया। आमतौर पे इस तरह के हमलों में जब हमले होते हैं तो लोगों के घरों पर, लोगों पर हमले होते हैं, जान और माल का नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर मस्जिद को टारगेट किया गया। और आप जानते हैं कि मस्जिद का ताल्लुक़ मुसलमान के लिए उससे कितना इमोशनल लगाव होता है। वो अपने लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर उसकी इबादत गाह हो और इबादत गाह में जो मज़हबी किताबें, कुरान, दूसरी चीज़ें रखी हैं, उनको अगर कोई बेहुरमती करे, उनका अपमान करे, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात होती। तो ऐसा लगा कि ये ताकतें प्रोवोक करना चाहती हैं, ये ताकतें उकसाना चाहती थी मुसलमानों को, भड़काना चाहती थी कि उसके जवाब में मुसलमान कुछ करें। लेकिन हम मुबारकबाद देते हैं त्रिपुरा के मुसलमानों को कि उन्होंने बहुत हिम्मत से और सब्र के साथ उन्होंने इन चीज़ों को बर्दाश्त किया और वो किसी ऐसे कन्फ्रंटेशन का मौका वहाँ पर नहीं आने दिया। दूसरी बात जो बहुत अहम है हमारी निगाह में वो ये कि इन 8-10 दिनों में जो कुछ होता रहा, वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस बराबर इस बात को छुपाती रही कि वहाँ कुछ हो रहा है। वहाँ की सरकार और पुलिस बार बार ये कहती रही कि वहाँ सब नॉर्मल है, वहाँ कुछ नहीं हुआ है, और लोग बिला वजह अफवाहें फैला रहे हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है कि सरकार उन घटनाओं को सामने आने नहीं देना चाह रही थी और उनको छुपाने की पूरी कोशिश हो रही थी। आखिर 8-10 दिन के बाद सरकार को ये मानना पड़ा कि वहाँ वायलेंस हुआ है। 8-10 दिन तक जो है सरकार यही कहती रही यहाँ सब नॉर्मल है, यहाँ कोई वायलेंस नहीं हुआ है, कोई मस्जिद नहीं जली है, कुछ नहीं हुआ है। और जैसा कि बताया गया कि ये घटनाएं 19 अक्टूबर से शुरू हुई। पहली घटना 19 अक्टूबर को हुई और उसके बाद 26 अक्टूबर को ये जो पानी सागर, जो नॉर्थ त्रिपुरा का ज़िला है, पानी सागर धर्मनगर उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर एक जुलूस ने जिस तरह से तबाही की, वहाँ पर 11 दुकानों को निशाना बनाया, 4 दुकानें पूरी तरह जला दी गईं और एक मस्जिद जो रोड पर थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। एक और मस्जिद की तरफ जुलूस बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ मुसलमान मौजूद थे, अपने आप को वहाँ उन्होंने महफूज मस्जिद को बचाने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। तो उस तरफ फिर जुलूस वापस वहाँ से हो लिया, वहाँ उस मस्जिद तक नहीं पहुँचा, वरना शायद उस मस्जिद को भी वो निशाना बनाते। अफसोस की बात यह है कि अभी ज़रूर हम जब वहाँ से लौटे और कल परसों वहाँ से मालूम हुआ कि इन मामलात में 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 11 FIR दर्ज हुई हैं पुलिस के मुताबिक, 6 लोगों को अरेस्ट किया है। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये कार्रवाई बहुत हल्की कार्रवाई है। जिस तरह से ये हुआ, पुलिस की मौजूदगी में हुआ,
और वहाँ पूरा वीडियो मौजूद है, लोगों के फुटेज मौजूद हैं, चेहरे पहचाने जा सकते हैं, लोगों को भी मालूम है, बहुत से लोगों को। और पुलिस जो है खामोशी के साथ ये देखती रही, तो हम समझते हैं कि सिर्फ वो लोग ज़िम्मेदार नहीं है, सिर्फ उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने ये सब किया, बल्कि जो पुलिस के ऑफिसर वहाँ ज़िम्मेदार थे, उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो ज़िम्मेदार दोषी अफसर हैं उन अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने सीएम के लेटर में भी लिखी है और आपके माध्यम से हम फिर से ये डिमांड दोहराना चाहते हैं कि सिर्फ क्रिमिनल्स पर कार्रवाई न हो, जो जुलूस ऑर्गेनाइज़ करने वाले थे उनके ख़िलाफ़ भी हो, जिन्होंने ये घटनाएं अंजाम दी उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाइयाँ हों और उन पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हों जो पुलिस अफसर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ज़िम्मेदार थे। एक और बात जो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, सरकार ने बहुत कम मुआवजे दिए हैं। हम डिमांड करते हैं कि उनको पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। कई लोगों का 10 लाख 15 लाख का भी नुकसान हुआ है, 18 लाख 20 लाख तक भी, तो उसका पूरा सर्वे करके और वो होना चाहिए नुकसान। दूसरा ये कि हम तमाम मस्जिदें जिनको नुकसान पहुंचाया है उन मस्जिदों को रिपेयर कराने की ज़िम्मेदारी भी सरकार की है, वो सरकार भी कराए। यकीनन हम लोग भी करेंगे और तंजीमें भी करेंगी, लेकिन सरकार की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको रिपेयर कराए। एक और बात जो मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ वो ये कि ये घटनाएं कोई अचानक नहीं हुई, इसके लिए पूरा माहौल तैयार किया गया, नफ़रत फैलाई गई, हेट कैंपेन चलाई गई और बांग्लादेश की घटनाओं को बहाना बनाकर पूरे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। पुलिस को, इंटेलिजेंस को ये सब बातें मालूम थी और इस हेट कैंपेन को रोकना चाहिए था। और ये जब नफ़रत फैला रहे थे, माहौल को गर्म कर रहे थे, उस वक्त पुलिस को ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए थी। अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने और आग लगाने, दुकानों को आग लगाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के बजाय, पुलिस अफसरों को सज़ा देने के बजाय उन्होंने सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव थे या सोशल मीडिया के ज़रिए से जो लोग इन चीज़ों को पहुंचा रहे थे, जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने गलत बातें फैलाई और उन्होंने माहौल ख़राब किया। और आप देखिए कि 2 लोगों को उन्होंने बाकायदा UAPA का नोटिस भी जारी किया और 100 से ज़्यादा लोगों की एक लिस्ट जो है FIR के ज़रिए से जारी की गई है, जिन्होंने जिनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में गलत बातें, रूमर्स फैलाने का इल्ज़ाम लगाकर और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की। यानी आप कार्रवाइयाँ भी नहीं कर रहे हैं, उल्टा जो लोग आपकी इन कमज़ोरियों को एक्सपोज़ करना चाहते हैं कर रहे हैं। और जो आपके रिपोर्टर्स हैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम के लोग थे, जो एडवोकेट्स थे, जो यहाँ से दिल्ली से एडवोकेट्स की एक टीम गई थी, फैक्ट फाइंडिंग के लिए गई थी, उनके भी 2 लोगों के ख़िलाफ़ UAPA के नोटिस जारी किए गए। तो सरकार बजाय इसके कि कल्प्रिट्स पर, क्रिमिनल्स पर कानून हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे और अपनी गलती को माने, वो इन आवाज़ों को भी दबाने की कोशिश कर रही है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। मैं अपनी बात को ये कहते हुए ख़त्म करना चाहता हूँ कि वहाँ के हिंदू आवाम ने इन सांप्रदायिक और फासिस्ट ताकतों का जो त्रिपुरा में कुछ ज़्यादा बड़ा करना चाहते थे, उनका साथ नहीं दिया। ये एक अच्छी बात है। और दूसरा ये कि मुसलमानों ने बहुत धैर्य के साथ और सब्र के साथ हालात को काबू में रखा और आपस में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। और हमें इत्मीनान है इस बात का कि वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई। लेकिन ये कि ये जो हुआ हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। और सरकार और पुलिस को ख़ास तौर से हमने यहाँ दिल्ली राइट्स के मामलात में भी ये बात कहते रहे कि पुलिस को कभी भी सरकार का और पॉलिटिकल एजेंडे का टूल नहीं बनना चाहिए। पुलिस को आज़ादी के साथ और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए। अगर ऐसा त्रिपुरा में होता तो शायद ये बदनामी हमारी नहीं होती,
इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई कि वहाँ के ज़िला गोमती ज़िला में भी कुछ शरपसंदों ने और कुछ नफ़रत फैलाने वाले लोगों ने वहाँ पर भी जुलूस बनाकर कुछ मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की। तो वहाँ की एसपी एक लेडी थी, हमारी बहन, उन्होंने बाकायदा उसको रोका और सख्त कार्रवाई की और वहाँ कोई ऐसी घटना उन्होंने नहीं होने दी। तो जब ये मिसाल मौजूद है जिसकी हम अप्रिशिएशन करते हैं, जिसको हम अच्छा समझते हैं, तो आखिर पानी सागर में और पूरे 4 ज़िलों में, 8 में से 4 ज़िलों में जो 16 मस्जिदों को शरपसंदों ने नुकसान पहुंचाया, आखिर पुलिस वहां क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? तो हम सब जानते हैं कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय ऐसा लगता है कि अपराधियों को बचाने और जो लोग सरकार की कमियों और कमज़ोरियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हों, फैक्ट फाइंडिंग की टीमें हों, उनको मुख्तलिफ़ झूठे केसेस में उनको फंसाने की और उन पर इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आवाज़ को दबाने की, खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन हालात में हम ये समझते हैं कि बहुत सी तंजीमें वहाँ गई हैं, हम लोग भी वहाँ गए थे। सरकार को तो अपनी ज़िम्मेदारी निभानी ही चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि सरकार पूरा इसका कंपनसेशन दे और रिपेयर कराए, लोगों को पकड़े, लेकिन हम तंजीमें भी वहाँ जो कुछ मदद कर सकते हैं लोगों की वो ज़रूर करेंगे। हमारी टीम दोबारा वहाँ जाएगी इस मकसद के लिए कि वहाँ की मस्जिदें दोबारा आबाद हों, वहाँ लोग दोबारा से उन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें और जो नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा हो, और जिन लोगों के कारोबार पूरे ख़त्म हो गए हैं वो दोबारा से अपने कारोबार शुरू करने के लायक बन सकें। इसकी हम कोशिश अपनी तरफ से भी, हम अपनी तंजीमों की तरफ से भी हम ज़रूर करें। शुक्रिया। बस एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो कल शाम में हमने चीफ मिनिस्टर को ख़त भेजा है, उसके अंदर बहुत वाज़े अल्फाज में वी हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा शुड immediately constitute or order for a judicial inquiry so that the future plans of the hate mongers belonging to VHP and Bajrang Dal and all others who have a vicious agenda can be thwarted in the future. और दूसरी बात हमने उसमें ये बात कही है कि इस कमीशन का मैंडेट ये भी होना चाहिए कि पुलिस का रोल इस पूरे वायलेंस में क्या रहा है, इसकी पूरी तरह इंक्वायरी होनी चाहिए। और तीसरी बात जो हमने उसके अंदर लेटर के अंदर उसमें साफ तौर पे लिखी है वो ये है कि द गवर्नमेंट शुड डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर्स टू स्टॉप harassing the journalists who are covering the violence of Tripura, and also the members of the fact finding team, and they should desist from invoking draconian UAPA against civil society. उन्होंने जो 100 लोगों के लिस्ट बनाई है, सबको उन्होंने धमकी दे रहे हैं कि हम यूएपी के खिलाफ के तहत उनको हम गिरफ्तार करेंगे। और उसमें 2 जो लोग हैं, उसमें एक अंसार अंदौरी साहब हैं जो ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे एडवोकेट मुकेश हैं जो PUCL से ये वाबस्ता हैं। इन दोनों के ख़िलाफ़ 10 तारीख को वहाँ पर हाजिर होने की और ना हाजिर होने पे UAPA के तहत उनको गिरफ्तार करने की जो धमकी दी है, ये मैं समझता हूँ कि ये फांसीवाद का एक खुली मिसाल है। और ये कानून को बालाए ताक रख कर ये इस तरह की धमकियाँ देकर और इस ड्रैकोनियन लॉ का दुरुपयोग करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी जो पॉइंट ऑफ डिसेंट है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस डेलीगेशन के एक सदस्य शमशेद तबरेज़ साहब भी थे जो हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर
बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com